चलिए सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करेंगे आज की क्लासेस को। आप सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए, मेरी आवाज़ जा रही होगी। और देखते हैं आज के सेट में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग फटाफट करके देखेंगे। और जो टेस्ट का क्वेश्चन आपका बचा हुआ है उसका भी डिस्कशन हम धीरे धीरे करके करा देंगे आप लोगों का। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सभी लोगों का मैसेज आ रहा है, मेरी आवाज़ जा रही होगी। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और शुरुआत करते हैं आपकी क्लासेस का। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने में दे रखा है, ये ब्लड प्रेशर से लिखा हुआ है। अगर हम रक्तदाब की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र से रिलेटेड है। अगर ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो हमारा यंत्र होता है उसका नाम हमारा होता है स्फैग्नोमैनोमीटर की बात करते हैं। उसका नाम होता है स्फैग्नोमैनोमीटर। एक बात ध्यान रखिएगा, मैनोमीटर टर्म इसमें लिखा हुआ है। और मैनोमीटर क्या करता है, द्रव के अंदर के दाब को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो आप मैनोमीटर आप देखते हैं, मैनोमीटर हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो द्रव के अंदर दाब को मापता है। जैसे कि अगर रक्त की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, ब्लड भी हमारा क्या है, एक द्रव पदार्थ हो। तो उस ब्लड का प्रेशर को मापने के लिए हम कहेंगे यहां पर मैनोमीटर का यूज करेंगे। लेकिन स्फैग्नो मैनोमीटर अगर कहिए, अगर मैनोमीटर सिंपल बोलते हैं तो वह द्रव के अंदर दाब को मापता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर सिंपल आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि मैनोमीटर की अगर बात करते हैं तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ये द्रव और गैस के अंदर के दाब को मापता है। आप द्रव ही कह लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। द्रव के अंदर दाब का मापन करता है, द्रव के अंदर दाब का मापन करता है। द्रव के अंदर दाब का जो मापन हमारा करता है वो कौन करता है, तो कहेंगे द्रव के अंदर दाब का मापन हमारा मैनोमीटर करता है। लेकिन अगर स्फैग्नो मैनोमीटर की अगर बात करता है तो आपको ध्यान रखना है, स्फैग्नो मैनोमीटर कहने का मतलब है हमारे ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करता है। ये दोनों में बस इतना ही डिफरेंस हमारा है। इसका नाम है, बस नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ये हमारा स्फैग्नो मैनोमीटर की अगर हम बात करते हैं, ये स्फैग्नो मैनोमीटर जो हमारा यहाँ पर है, अगर हम इसकी अगर बात कर ले तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मापता है। यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेजरमेंट करने का काम करता है। और आपको पता होगा कि हमारे ब्लड के प्रेशर की अगर बात करते हैं तो ये ब्लड के प्रेशर में हमारा एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक होता है, और एक हमारा कैसा होता है तो कहेंगे यहाँ पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की हम बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हमारा होता है। अगर सिस्टोलिक की बात करते हैं, इसके अंदर जो हमारा प्रेशर होता है ये कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका 120 mm ऑफ Hg होता है। 120 mm ऑफ Hg पूरा डेटा के साथ याद रखना है। और डायस्टोलिक के अंदर जो हमारा ब्लड का प्रेशर होता है, याद रखिएगा 80 mm ऑफ Hg होता है। 80 mm ऑफ हमारा क्या होगा, तो Hg होता है। और ब्लड का प्रेशर हमारा मैक्सिमम और मिनिमम इसी के बीच में हमारा ब्लड का प्रेशर होना चाहिए, जिसको कौन दिखाता है, स्फैग्नो मैनोमीटर की हम बात करते हैं। अगर सिंपल मैनोमीटर बोलेगा तो द्रव के अंदर के दाब को मापता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर तो हमारा यहाँ पर मैच कर गया है कि ये हो जाएगा बी। लेकिन अगर टेकोमीटर की अगर बात करते हैं तो टेकोमीटर हमारा क्या करता है, तो ये हमारा क्या करता है, इस बात को ध्यान रखना है। ये टेकोमीटर जो हमारा होता है आरपीएम मापता है। ये क्या मापता है, तो कहेंगे सिंपल सा बात है, ये आरपीएम मापता है। और आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब होता है मेरे भाई, हम लोग कहते हैं इसको रिवोल्यूशन पर मिनट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा रिवोल्यूशन पर मिनट की हम बात करते हैं। और रिवोल्यूशन पर मिनट कहने का मतलब होता है कि एक मिनट, पर मिनट का मतलब एक मिनट में कितना बार रिवॉल्व किया है। जैसे आप देखते होंगे कोई भी व्हील है और ये रोटेट अगर करती है, अगर ये रोटेट करती है इस तरीके से, तो यहीं पर टेकोमीटर लगा दिया जाता है। और ये टेकोमीटर क्या करता है, रीडिंग करता है कि एक मिनट में ये कितना बार रोटेट कर गया, यानी पर मिनट कितना रिवोल्यूशन हुआ है उसको बताता है टेकोमीटर। और याद रखिएगा, उस आरपीएम मापने के लिए कई बार आरपीएम टर्म यूज करता है, ध्यान रखना है। एक टर्म हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं एक्टिनोमीटर की अगर बात करते हैं, तो ये हमारे सोलर रेडिएशंस का मेजरमेंट करता है। किसका, तो सोलर रेडिएशंस की हम बात करते हैं। सूर्य से जो भी प्रकाश की किरणें बाहर निकलती है उसका मेजरमेंट करने के लिए हम कहते हैं ये हमारा इस्तेमाल होता है, एक्टिनोमीटर की बात करते हैं। ये किसको मेजरमेंट करेगा, तो हम लोग सीधा कहेंगे ये हमारा सोलर रेडिएशंस का मापन करता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो सोलर रेडिएशंस का जो मापन करता है वो कौन करता है, तो कहेंगे हमारा एक्टिनोमीटर करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना। सर हम अखंड ज्योति बैच ले लिए हैं, अनुप्रिया जी आप क्लासेस कीजिए, उसमें जो क्लासेस पहले आपका हो गया होगा उसको कवर कीजिए धीरे धीरे करके। और जो आपकी लगातार क्लासेस चल
मिलेंगी उसको भी आप करते जाइएगा। उसमें आपको बेहतरीन तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस तो हम देंगे ही देंगे, साथ में बायोलॉजी के भी 4-5 चैप्टर हम आपको लास्ट में कराएंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, आपकी जो क्लासेस है चाहे इंजेक्शन बैच की क्लासेस है या फिर अखंड ज्योति बैच की क्लासेस है, टॉप लेवल की क्लासेस आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मेरे भाई इसमें जितने भी पॉइंट्स आपके मेंशन किए जाते हैं सभी पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन हमारा आ जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी ब्लड के अंदर का प्रेशर मापना होता है या किसी द्रव के अंदर का प्रेशर मापना होता है, तो मेरे भाई द्रव के अंदर प्रेशर मापने के लिए जो फॉर्मूला हमारा लगता है वो रो जी इंटू एच लगता है। ये किसके लिए लगता है तो आपको ध्यान रखना है, द्रव और गैस के अंदर दाब को मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये किसके लिए तो कहेंगे चाहे द्रव के अंदर दाब चाहे गैस के अंदर दाब मापने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। और एक फॉर्मूला प्रेशर का हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये वाला किसके लिए होता है तो कहेंगे ये ठोस पदार्थ के लिए होता है। ये हमारा ठोस वस्तु के अंदर अगर दाब को मापना होगा तो उसके लिए यूज होता है। तो यानी कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, कहां कौन फॉर्मूला यूज करना है उसके हिसाब से आपको लगाना होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल हमारा शामिल है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जो घर्षण बल हमारा होता है ये एक प्रकार का नेगेटिव फोर्स होता है, और जब कभी भी घर्षण बल की बात आती है तो हम लोग नेगेटिव फोर्स की बात करते हैं। टेस्ट पेपर जो है आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये टेस्ट उपलब्ध है, वहां पर जाएंगे तो आपको साइंस का ये टेस्ट अवेलेबल होगा 40 क्वेश्चन का, वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं और साथ ही साथ उसका डिस्कशन अभी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम किसकी बात करते हैं तो हम यहाँ पर घर्षण बल की बात करते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, जो घर्षण बल हमारा आता है, अगर हम इस घर्षण बल की अगर बात करते हैं तो इस घर्षण के कारण क्या होता है, जैसे घर्षण अगर कोई भी चीज होगा ना तो रिलेटिव मोशन के कारण, एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन के कारण, आपेक्षिक गति के कारण हमारा क्या पैदा होता है, दो वस्तुओं के बीच में, कितनी वस्तु की बात करते हैं तो याद रखना मेरे भाई, दो वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति के कारण, किस गति के कारण आपको ध्यान रखना है, आपेक्षिक गति के कारण, आपेक्षिक गति के कारण हमारा क्या होगा तो आपेक्षिक गति के कारण हमारा घर्षण बल उत्पन्न होता है। और दो वस्तुओं के बीच जो आपेक्षिक गति होती है यही आपेक्षिक गति के कारण घर्षण बल हमारा होता है, और घर्षण बल के कारण हमारा क्या होता है कहेंगे तापमान बढ़ जाता है। ये हमारा क्या करता है कहेंगे यहां पर ये हमारा तापमान पैदा करता है। इसका मतलब दो वस्तुओं के बीच जो हमारा आपेक्षिक गति होता है, दो वस्तुओं के बीच जो हमारा आपेक्षिक गति होता है, ये दो वस्तुओं के बीच में आपेक्षिक गति पैदा होने के कारण हम कहेंगे घर्षण बल आता है, और घर्षण के कारण क्या होता है तापमान पैदा होता है। यानी कि ऐसे चलेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ऐसे चलता है कि दो वस्तुओं के बीच में आपेक्षिक गति के कारण घर्षण बल, और घर्षण बल के कारण क्या होगा कहेंगे तापमान पैदा होता है। यानी कि सबका कॉज आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ये हमारा तापमान पैदा करता है। तो घर्षण बल शामिल हमारा किस में है, क्या ये गतिज ऊर्जा से घर्षण ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में, तो मेरे भाई गतिज ऊर्जा से तापमान ऊर्जा की बात करते हैं। और तापमान पैदा करना मतलब उष्मा पैदा करना, क्योंकि उष्मा पैदा होगा तभी तापमान पैदा होगा। तो हम लोग सीधा कहेंगे यहां गति है ना, तो कहेंगे यहां पर गतिज ऊर्जा होगा। जैसे आप दोनों हाथ को ऐसे से क्या करते हैं रब करते हैं, जब दोनों हाथ को ऐसे से रब करते हैं तो गति यहां पर है, और इसी गति के कारण हमारा क्या होता है तो उष्मा ऊर्जा में वो डेवलप करता है। यानी कि मेरे भाई जो गतिज ऊर्जा हमारा उष्मा ऊर्जा या तापमान पैदा करता है, और तापमान पैदा करना कहने का मतलब यहां पर उष्मा उत्पन्न होना, तापमान पैदा करना इसका मतलब है यहां पर कि उष्मा उत्पन्न करने की बात करते हैं, यहां उत्पन्न हमारा होता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के लिए आंसर अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कभी भी घर्षण की अगर बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा की तो कोई बात नहीं होगी, इसमें रासायनिक का कोई हमारा कंसेप्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन बी और सी तो किसी भी सूरत में नहीं होगा। आंसर क्या हो सकता है हमारा ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से ध्यान रखना। लेकिन हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं क्योंकि कई बार ये घर्षण बल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ध्यान रखना कि जो हमारा घर्षण बल होता है ये नेगेटिव फोर्स को हम घर्षण बल कहते हैं। तो जो नेगेटिव फोर्स होता है हमारा वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। और आपको ध्यान रखना कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल के द्वारा किया गया जो कार्य होता है, इसके द्वारा किया गया अगर कार्य की अगर हम बात करते हैं तो कार्य भी हमारा कैसा होगा तो कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव होता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा तो कहेंगे नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। इस बात को ध्यान रखना, इसके द्वारा किया गया कार्य कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे के पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं और आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
अगला हमारा कहता है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा, ये क्वेश्चन हमने आपको कराया था, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है और इस क्वेश्चन का आंसर वही कर सकता है जिसके पास वो कंसेप्ट होगा। बताइए एक बार, कहता है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल, यानी तरल की बात कर रहा है और जल की बात कर रहा है। तो मेरे भाई तरल हमारा क्या है, तो कोई भी द्रव पदार्थ की बात करते हैं उसको तरल कह रहा है, और यहां पर द्रव क्या है तो हम कहेंगे जल। तो जल का कंपेरिजन, सॉरी तरल का कंपेरिजन जल से किया जा रहा है। तो एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक हमारा चढ़ता है, इसका कारण क्या है? मैंने एक बात बताया था मेरे भाई कि जब आप ये बात जानते होंगे कि केस के हमारा कैपिलरी एक्शन क्या होता है, एक एक बच्चे को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप ये बात जान लीजिएगा। अगर हम लोग कैपिलरी एक्शन की हम बात करते हैं, और ये जो हमारा कैपिलरी एक्शन होता है अगर हम इसकी बात करते हैं, तो द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना हमारा कैपिलरी एक्शन होता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, द्रव का ऊपर या नीचे जाना, द्रव का ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे चढ़ना ही हमारा कैपिलरी एक्शन कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस कैपिलरी एक्शन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इस कैपिलरी एक्शन में हम लोग क्या करते हैं, केस नली का इस्तेमाल करते हैं। इसको कैपिलरी ट्यूब के नाम से जानते हैं, इसमें हम लोग केस नली का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो केस नली होता है ये पतली ट्यूब को ही केस नली कहते हैं। उसके अंदर एक पतली ट्यूब डाली जाती है और उसी पतली ट्यूब को केस नली कहते हैं। लेकिन इस पतली ट्यूब का जो डायमीटर होना चाहिए वो लेस देन आपका कितना होना चाहिए मेरे भाई, तो 3 सेंटीमीटर हमारा होना चाहिए। यानी 3 सेंटीमीटर से अगर कम होता है तो हमारा केस नली कहलाता है। कंडीशंस अप्लाई है, कंडीशंस को जरूर ध्यान में रखिए, कई बार क्वेश्चन इस पर भी पूछता है। लेकिन अगर किसी केस नली में द्रव अगर ऊपर चढ़ेगा तो कितनी ऊंचाई चढ़ेगा, उसके लिए एक ही फॉर्मूला हमारा होता है और वह होता है 4 सिग्मा, और यहां पर कॉस थीटा अपॉन में क्या होगा, तो रो जी इंटू हमारा डी होता है। अब यहां से 2 गो मामला हमारा क्लियर होता है, और 2 मामला पर क्वेश्चन आता है कि H हमारा समानुपाती किसका हो, तो कहेंगे पृष्ठनाव का होगा, और H हमारा वित्तकर्मानुपाती किसका होगा, तो कहेंगे यहां पर डायमीटर का होगा। किसका डायमीटर, तो केस नली का। मेरे भाई किसका यहां पर पृष्ठनाव, तो पानी का। इस बात को ध्यान रखना। तो इन दोनों पर क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो यहां जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो आपको इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा गया तो क्या पूछा गया है, अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। कई बार इस पर भी पूछता है कि अगर किसी कैपिलरी एक्शन, सॉरी किसी कैपिलरी ट्यूब की बात करते हैं, जो ट्यूब है उसका डायमीटर अगर ज्यादा होगा तो हाइट कम चढ़ेगा, अगर डायमीटर कम होगा तो हाइट ज्यादा चढ़ेगा। यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हैं, क्वेश्चन भी आता है कि डायमीटर को 2 गुना करेंगे तो हाइट कितना चढ़ेगा, या फिर डायमीटर को अगर आधा करेंगे तो हाइट कितना चढ़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है। लेकिन इस पर क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन मेरे भाई H समानुपाती किस पर पूछा गया है, तो H समानुपाती हमारा यहां पर हम कहेंगे पृष्ठ तनाव का पूछा गया है। यहां पर जो सिग्मा आपको दिख रहा होगा ये पृष्ठ तनाव का हमारा यहां पर है रिलेशन। सिग्मा क्या है, कहेंगे पृष्ठ तनाव की हम बात करते हैं। एक बात मेरे भाई आप समझ लीजिएगा, एक केस नली में जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। अगर मान लेते हैं अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, किसके कंपेरिजन में, तो जल के कंपेरिजन में। अगर कोई तरल पदार्थ अगर अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, अगर अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा तो उस तरल पदार्थ का हम कहेंगे मेरे भाई जल की अपेक्षा हम कहेंगे पृष्ठ तनाव भी अधिक होगा, तभी ऐसा होगा। तो यहां पर अगर आप आंसर करने के लिए जाएंगे तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होगा, तभी वो हमारा तरल का पृष्ठ तनाव, तरल का पृष्ठ तनाव कहने का मतलब सिग्मा की बात करते हैं। तो तरल का पृष्ठ तनाव अगर हमारा ज्यादा होगा तो हम कहेंगे ये हाइट ज्यादा चढ़ेगा, किसकी अपेक्षा में, तो जल की अपेक्षा में। मेरे भाई इस बात को आप समझिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यानी इस पर भी क्वेश्चन पूछता है और इस पर भी क्वेश्चन आता है। इस पर डायरेक्ट पूछेगा कि डायमीटर को 2 गुना करेंगे तो ये हाइट कितना, तो आधा चढ़ेगा। अगर डायमीटर को आधा करेंगे तो हाइट हमारा 2 गुना चढ़ेगा। ऐसे करके क्वेश्चन रिलेट करके आपको पूछता है और एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि कैपिलरी एक्शन के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं तो आपको एक और चीज याद रखना जो आपके एग्जाम में पूछता है मेरे भाई। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वच्छ जल की हम बात करते हैं, जो प्योर वाटर होता है। इस स्वच्छ जल के लिए आपसे क्या पूछेगा, तो स्वच्छ जल के लिए आपसे स्पर्श कोण का मान पूछता है, आपसे एंगल ऑफ कांटेक्ट पूछता है, जिसको हम लोग स्पर्श कोण कहते हैं। ये स्वच्छ कोण के लिए हमारा 0 डिग्री होता है। अगर हम यहां पर किसकी बात करते हैं, अगर हम पारा की बात करते हैं, 2 पर क्वेश्चन पूछता है, और पारा जो हमारा होता है इसके लिए स्पर्श कोण का बात याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछता है। तो स्पर्श कोण की जो वैल्यू यहां पर होगी वो आपका 131 डिग्री से लेकर के 132 डिग्री तक आपका होता है। इस बात को अब ध्यान रखेंगे। ये तो डेटा किसी भी सूरत में आपको याद रहना चाहिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट की हम बात करते हैं, स्पर्श कोण के बारे में पूछता है और इन्हीं दोनों पर ज्यादातर पूछता है। आगे चलते हैं।
आगे बात करते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना पर अगर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसको सेल्सियस में हम कितना बता सकते हैं। मेरे भाई इसमें कुछ नहीं करना है। आपको पता है तापमान मापने के लिए हमारे पास 4 प्रकार का स्केल होता है। C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो कहीं यहाँ पर R/4 होगा। तो ये 4 प्रकार के स्केल जो आपके बनाई, ये स्केल है और 4 प्रकार का जो स्केल बनाया गया है ये तापमान मापने के लिए है। आप इसमें माप सकते हैं, इसमें माप सकते हैं, इसमें माप सकते हैं, इसमें माप सकते हैं। अगर ये दे रखा है तो इसमें माप लीजिए, अगर ये दे रखा है तो इसमें माप लीजिए। मेरे भाई यहां पर वही कह रहा है कि अगर फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर अगर इतना डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है तो बताइए सेल्सियस में वो कितना होगा। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दे रखा है, सेल्सियस पूछ रहा है, यानी दोनों को बराबर कर देंगे, क्वेश्चन के आंसर हमारे आ जाएंगे। हम लोग को सेल्सियस में कैलकुलेट करना है और कहेंगे F-32/9 का यूज कर लेंगे। इसको छोड़ देंगे चूंकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाले को हम लोग स्केल को बराबर कर रहे हैं। यहां पर फ़ारेनहाइट हमारा कितना दे रखा है, कहेंगे यहां पर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, माइनस में कितना करेंगे तो 32 करेंगे, डिवाइडेड बाय 9 और यहां पर C/5 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन अगर आप करिएगा तो 200 में से मेरे भाई अगर आप 32 को अगर यहां पर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो कहेंगे यहां 8 होगा, 9 में से 3 जाएगा तो यहां पर 6 होगा और 168 निकल करके आता है। इसका मतलब है आप यहां से C का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे हमारा 168 तो हमारा होगा ही होगा और गुना में 5 भी हो जाएगा और डिवाइड किससे करेंगे तो 9 से करेंगे। और इसको अगर कट कुट करते हैं तो वो कितने में कटेगा, 9 से अगर काटिएगा तो 9 दूनी 18, 9 6, यानी कि आप अगर कटिंग करते हैं इसका तो इसकी वैल्यू कितनी आती है एग्जैक्ट में हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो ये कट होने के बाद कितना आएगा तो कहेंगे 168 गुना में करेंगे हमारा कितना तो 5 हो जाएगा, जो कि हमारा 840 हो गया। और इसमें किससे डिवाइड करेंगे तो 9 से। इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे तो 9 से आप डिवाइड कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 93.33 इतना डिग्री सेल्सियस हमारा आएगा। क्योंकि हम सेल्सियस निकाल रहे हैं इसलिए हम कहेंगे इतना डिग्री सेल्सियस हमारा हो जाएगा। जो टेम्परेचर हमारा फ़ारेनहाइट में कितना था, जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हमारा 212 डिग्री 200 डिग्री फ़ारेनहाइट था, वह सेल्सियस में कितना होगा तो कहेंगे 93.33 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है कि जल तरंग जो होती है वो कैसे होती है। मेरे भाई इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर किया है ना वो आपका ऑप्शन नंबर सी किया है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि जल की सतह पर जो वेव बनता है, समझना गौर से, जल की सतह पर जो आपको वेव दिखाई देता है, जल की सतह पर जो आपका वेव बनता है वो वेव कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। इसको कैसा तरंग कहते हैं तो ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है। अगर जल के सतह पर अगर तरंग देखिएगा तो जल के सतह पर जो हमारा तरंग होता है उस तरंग को क्या कहते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि एक और टर्म यहां से पूछता है कि अगर जल के अंदर की अगर बात करेगा, जल के अंदर हमारा कौन सी तरंग होती है, तो जल के अंदर अगर तरंग आपसे पूछता है तो फिर आपके आंसर्स बदल जाएंगे। तब आप कहेंगे कि सर इसमें अनुदैर्ध्य भी होता है, तब अनुदैर्ध्य तरंग की हम बात करते हैं। तो मेरे पास सरफेस पर अगर बोलेगा, सतह पर बोलेगा तो सतह पर हमारा ऐसे से पानी का लहर होता है तो सतह पर अनुप्रस्थ होगा, लेकिन पानी के अंदर अगर हमारा होगा तो द्रव के अंदर अगर हमारा होता है तरंग तो उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसका मतलब मेरे भाई यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका मीनिंग यह है कि जल में जो तरंग होगी वो कौन कौन सी तरंग हो सकती है। तो जल की सतह पर अगर होगा तो अनुप्रस्थ होगा, जल के अंदर अगर होगा तो उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसीलिए कहेंगे इसमें से दोनों हमारे राइट आंसर्स हैं। अगर मेरे भाई यहां पर अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों दे रखा है, यहां पर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों दे दिया यहां पर मिला करके, तो चूंकि दोनों होता तो आप इसी को टिक आउट करेंगे। यहां पर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है ये आपको बताना है। बताइए तापमान बढ़ने पर वायु का ध्वनि का वेग बढ़ता है, हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड कहते हैं, अंडर रूट में टेम्परेचर टी का होता है। तापमान बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाता है, यानी स्टेटमेंट हमारा किसी भी सूरत में करेक्ट है। हमने आपको कई बार बोला है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल करेक्ट है। आर्द्रता बढ़ने की जब बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मेरे भाई समानुपाती होता है किसका, तो हम कहेंगे यहां पर आर्द्रता की हम बात करते हैं। अगर आर्द्रता अगर ज्यादा होता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी ज्यादा होता है, लेकिन आर्द्रता के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होना चाहिए। यहां पर कम की बात कर रहा है तो यह गलत हो जाएगा। जब गलत होगा तो यही आंसर करेंगे, चूंकि गलत को खोज रहा था। आगे चलते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में, मेरे भाई यहां नली का जो
जो टर्म लिखा है ना, तो ये हमारा किसकी बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ट्यूब की बात करते हैं, और वह कौन सा ट्यूब होगा, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब की हम बात करते हैं। वो किसकी हम बात करते हैं, तो ये हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब की हम बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा कौन सा ट्यूब है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम फ्लोरेसेंट ट्यूब की अगर हम बात करते हैं, तो इस फ्लोरेसेंट ट्यूब में आप देखेंगे तो कुछ ऐसा हमारा ये ट्यूब होता है, और इस ट्यूब के अंदर हमारा क्या होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखना है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंतर्गत अगर आप देखिएगा इसमें से, तो इसके अंदर में हम कहते हैं कि मरकरी वेपर होता है। इसके अंदर हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर मरकरी वेपर होता है, और मरकरी वेपर तो हमारा बड़ा होता है, लेकिन मरकरी वेपर जो हमारा होता है वो गैस के रूप में इस तरीके से हमारा आयनाइज्ड अवस्था में होता है। ये हमारा इस तरीके से हमारा फैला हुआ रहता है, लेकिन मरकरी वेपर तो हमारा होगा, लेकिन यहां पर लो प्रेशर पर इसको फिल किया जाता है। इसके अंदर का जो प्रेशर हमारा होता है वो लो होता है, ताकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगा उसकी गति फास्ट हो पाएगी। यानी कि एक मॉलिक्यूल इधर गति करेगा, 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 एक मॉलिक्यूल ऐसे गति करेगा, रैंडम मोशन करता रहेगा। और गति तब ज्यादा होगी किसी भी मॉलिक्यूल्स का जब उसके अंदर का प्रेशर हमारा कम होता है। तो मेरे भाई इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, जब भी फ्लोरेसेंट ट्यूब की बात आती है तो उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो हमारा कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होता है। कम दाब पर हम किसको भरते हैं, यहां पर कम प्रेशर पर हम लोग क्या करते हैं, तो मरकरी, यहां पर मरकरी वेपर को हम भरते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, कम दाब पर इसको हम फिल करते हैं। तब क्या होता है, तो कहेंगे यहां पर हमारे जो मरकरी वेपर होता है ये आयनाइज्ड हो जाता है, और आयनाइज्ड होने के बाद क्या होता है, तो ये हमें व्हाइट यहां पर लाइट सोर्स पैदा करता है। एक चीज आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये जो हमारा लाइट, ये जो हमारा ट्यूब होता है ये ग्लास का बना होता है। ये ट्यूब किसका बना, फ्लोरेसेंट ट्यूब किसका बना होता है, ये हमारा ग्लास का बना होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये हमारा ग्लास का बना होता है। ये चीज तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन साथ ही साथ मेरे भाई आपको ध्यान रखना है इसके इनर कोटिंग की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर में जो कोटिंग होता है वो कैसा कोटिंग होता है, इसके आंतरिक परत में जो कोटिंग होती है आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर में जो कोटिंग होता है, इसके आंतरिक परत में जो कोटिंग होता है उस कोटिंग की हम बात कर लेते हैं। इस बात को आप हमेशा के लिए ध्यान रखना, इसके अंदर में जो कोटिंग होता है वो कैसी कोटिंग होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि इसके अंदर में जो आप कोटिंग देखते हैं, चलो इसको ऐसे हैं, इसके अंदर में जो हमारा कोटिंग होता है, ये जो आप इसके अंदर में कोटिंग देखते होंगे, यहां पर जो कोटिंग की जाती है इसके अंदर में, तो आपको ध्यान रखना है यहां जो मेरे भाई परत चढ़ाई जाती है, कोटिंग की जाती है, ये फास्फोरस की कोटिंग होती है। ये किसकी कोटिंग होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फास्फोरस की कोटिंग होती है। ये फास्फोरस की कोटिंग होती है, फास्फोरस की यहां पर कोटिंग होती है, इस बात को ध्यान रखना। और ये व्हाइट फास्फोरस हमारा होता है जो लाइट का रिफ्लेक्शन फास्ट करता है, इसलिए से आपको आयनाइज्ड अवस्था में हर जगह दिखता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जब भी श्वेत प्रकाश की बात करेगा, व्हाइट लाइट ऑफ सोर्स की अगर बात करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि अणुओं के दोलन गति के दौरान ही, जब तक मेरे भाई ये हमारा मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा और इसके दीवार से चारों तरफ नहीं टकराएगा, तब तक हम कहते हैं कि वहां से हमारा कहेंगे रिफ्लेक्शन नहीं होगा प्रकाश का, और तब तक वो चीजें आपको व्हाइट सोर्स के रूप में नहीं दिख पाती है। तो एक बात आप समझ लीजिए, अणुओं के दोलन गति, या फिर आप कह सकते हैं जो आयनाइज्ड अवस्था में जो हमारे अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारा ऑसिलेटिंग होता है, वो हमारे गति करते हैं, आपस में टकराते हैं, दीवार से टकराते हैं, उसकी ग्लास से टकराते हैं, तब वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है कोटिंग से। तो वह कोटिंग से जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो हम कहेंगे फास्फोरस की कोटिंग से रिफ्लेक्शन होगा, और हमें व्हाइट यहां पर लाइट सोर्स प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया क्या बनेगी। एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है उसके हिसाब से समझते हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि यदि किसी वस्तु को हम अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं तो इमेज कहां पर बनेगा। एक बात बता दीजिए आप सभी लोग मेरे भाई, अगर हम यहां पर अवतल दर्पण की हम बात करते हैं, समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन में लैंग्वेज में ही थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, वैसे ये नीट एंड क्लीन आप समझ लीजिए कि अवतल दर्पण की बात कह रहा है। और अवतल दर्पण में टोटल कितने केस बनते हैं, तो 6 केस बनते हैं। मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी है, मैंने कई बार आपको बताया भी है। और ये काल्पनिक रेखा हमारा कौन सा होता है, कहेंगे इसी को हम यहां
यहां पर कहते हैं कि हमारा काल्पनिक रेखा के रूप में ये एक्सिस होता है, और याद रखिएगा जहां कट करेगा वहीं पर हमारा पोल होता है। अगर ऐसे कर्व मुड़ा हुआ तो यहां पर सेंटर होगा, सेंटर और पोल के बीच में क्या होगा, कि यहां पर हमारा मुख्य फोकस होगा। एक बात याद रखना मेरे भाई, अलग अलग केसेस इसमें बनते हैं, और अलग अलग केसेस में अगर देखेंगे तो यहां पर अनंत होता है। अब यहां पर मान लेते हैं कि अगर किसी भी वस्तु को अनंत पर रखिएगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये क्वेश्चंस मेरे भाई उल्टा भी समझना, अगर अनंत पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु को यहां रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना, दोनों वाइस वर्सा होता है। अगर अवतल दर्पण के सामने अनंत पर किसी वस्तु को, अनंत दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और अगर वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दोनों उल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है। तो ये एक्चुअली में वही कहना चाह रहा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा पुल्टा कह दिया है, इस बात को ध्यान रखना है। इफ द फोकस ऑन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द, मेरे भाई यानी इसके कहने का मतलब हमारा ये है कि फोकस से अगर मान लेते हैं कि यहां फोकस से कोई भी प्रकाश हमारा कहां पे, अवतल दर्पण पर अगर जाकर टकराती है, तो अवतल दर्पण पर जैसे ही फोकस से ये हमारा जाकर के टकराएगी तो टकराने के बाद ये क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें निकल जाती है, और ऐसे ही करके एक और किरण जाकर के हमारा इस तरह से टकराएगी, फोकस से जाकर के, इससे अगर ये जाकर के टकराती है, फोकस से पास करते हुए अगर दर्पण पर टकराती है, तो टकराने के बाद ये फिर क्या होगी, तो कहेंगे टकराने के बाद ये फिर हमारा क्या होगा, तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। और हम लोग जानते हैं कि समानांतर किरण कहां मिलती है, तो अनंत पर मिलती है। इसलिए ये दो समानांतर किरण कहां मिलेगी, तो अनंत पर मिलती है, ये कंसेप्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि फोकस से कोई प्रकाश जाकर के टकराएगी अवतल दर्पण पर, तो वो कहां पर जाकर के मिलेगी टकराने के बाद, तो अनंत पर मिलेगी। इसलिए इमेज भी अनंत पर बनेगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगी, तो हम कहेंगे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और अगर वस्तु अनंत पर होता तो प्रतिबिंब पर हमारा फोकस बनता, उसी का जस्ट रिवर्स हो जाता है। आगे चलते हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये चीज आपको बताना है। मेरे भाई एक बात आपको बताना चाहिए कि अगर हम लोग यहां पर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, जिसको हम लोग VIB/GYOR के नाम से हम लोग जानते हैं, अगर इस वेवग्योर की अगर हम बात करते हैं तो इस वेवग्योर में एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये हमारा वायलेट है, और वायलेट कलर का वेवलेंथ हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा मिनिमम होता है, और ये रेड कलर हमारा होता है, इसका वेवलेंथ हमारा क्या होता है कि यहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो मेरे भाई मैंने आपको कई बार बोला है, इसका वेवलेंथ हमारा मिनिमम, इसका वेवलेंथ अगर मैक्सिमम, इसका मतलब इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ का जो मान है ये हमारा कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो आपसे यही कहना है मेरे भाई कि लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैगनी, इसको बैगनी बोलते हैं, वायलेट बैगनी होता है। कह रहा है कि लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है ये बैगनी से कम है। बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई, ये तो लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। यहां कह रहा है कि लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से हमारा कह रहा है कि कम है, ये तो पूरा का पूरा गलत हो गया। यानी कि ये आंसर हमारा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से क्या होता है, ज्यादा होता है, ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। बैगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है। मेरे भाई बैगनी का तो सबसे कम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्रीन तो हमारा सबसे बीच में हमारा होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? मेरे भाई विद्युत अगर उत्पन्न करना होगा तो इसके लिए हम लोग कौन सा धातु का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें से आपको पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर की जब कभी भी हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, ईंधन के रूप में, किसके रूप में मेरे भाई, तो याद रखना ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको सबको पता होगा। तो अगर यूरेनियम का इस्तेमाल, ईंधन के रूप में अगर यूरेनियम का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो यहां से हम लोगों को क्या मिलता है, तो यहीं से हम लोगों को यहां से इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रदान, यहां से इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त होता है। यूरेनियम का इस्तेमाल ईंधन के रूप में यूरेनियम यूज करते हैं, और तब जाकर के हमारा क्या होता है, यहां पर हम कहेंगे इसी न्यूक्लियर रिएक्टर से हमें न्यूक्लियर एनर्जी हमें मिलता है। इससे कौन सा एनर्जी मिलेगा, तो इससे हमें न्यूक्लियर एनर्जी की प्राप्ति होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां से न्यूक्लियर एनर्जी हमें प्राप्त होता है। न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त होता है, यह चीज आपको ध्यान रखना है, यहां से न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त होता है। अब जो यूरेनियम की हम बात करते हैं, तो मेरे भाई यूरेनियम हमारा क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आता है। इसी यूरेनियम की बम्बार्डिंग कहां पे करते हैं, यूरेनियम की ही बम्बार्डिंग, सॉरी यूरेनियम पर ही हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, तब जाकर के ये एनर्जी हमें प्राप्त होता है। तो आपको
एक्चुअली में इस जिस तरीके से हमने बताया इसी वे पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो वो यूरेनियम का ही, यूरेनियम हमारा एज ए फ्यूल के रूप में यूज होगा, तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो जनरेट होगा वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आप देख रहे होंगे, इंजेक्शन बैच या फिर कोई भी बैच अगर आपको दिख रहा होगा तो ये सब थ्योरी के लिए आपका बहुत अच्छी क्लासेस है। आपको अगर किसी को लगता है कि हमको इंजेक्शन बैच की क्लासेस करनी है तो आप एक बार क्लास करके देखिएगा, एक चैप्टर पढ़ के देखिएगा, उस चैप्टर में कितने कंसेप्ट छुपे हुए हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे अंदर कुछ कमी है। क्योंकि जब तक आप अपने कमी को दूर नहीं करोगे तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी कैसे हो सकती है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। सर आयरन और कॉपर का क्यों नहीं करते हैं? देखिए आयरन और कॉपर को डायरेक्ट तो आप यूज करते ही नहीं है। आप ट्रांसफार्मर में भी अगर आयरन और कॉपर का यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तो करते नहीं है। आयरन और कॉपर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने की बात कर रहा है, विद्युत धारा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने की बात कर रहा है, एनर्जी फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो हम यूरेनियम के साथ जाएंगे। वहां पर आयरन का इस्तेमाल करके आप नहीं कर सकते, कॉपर का इस्तेमाल करके आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरे भाई हम लोग इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे उस सेंस में ये पूछा गया है, ये उस सेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत आपको उत्पन्न करने की बात आ रहा है, यानी कि जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर रहा है। एक्चुअली में मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की ये बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? एक्चुअली में क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको समझिए, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में तो होता है और ईंधन उसमें यूज करके हम न्यूक्लियर एनर्जी से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, ये बात तो हमारा क्लियर है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए क्वेश्चन हमारा पूछा गया, उस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूरदर्शन प्रसारण के लिए मेरे भाई चित्र का जो संदेश का संचारण होता है, चित्र की आप बात करेंगे तो मेरे भाई टेलीविजन में अगर हमारा पिक्चर मैसेज आर ट्रांसमिटेड, हम कहेंगे ये हमारा इमेज ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से होता है, जिसको एएम के नाम से हम लोग जानते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग एएम कहते हैं। एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको हम लोग एफएम कहते हैं। और फिर हमारा क्या होता है? फेज मॉड्यूलेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पीएम के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई अगर चित्र की अगर बात करेगा तो उसके लिए हमारा क्या होगा? तो यहां पर हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की हम बात करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना होता तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमारा काम करता है। एम्पलीट्यूड को मेंटेन करना होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारा होता है। फेज को अलग करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फेज मॉड्यूलेशन होता है। आगे चलते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या यूज करता है? मेरे भाई निकट दृष्टि दोष में नजदीक दिखता है, दूर नहीं दिखता है। प्रकाश को दूर लेना जाने के लिए अब अवतल लेंस का यूज करेंगे। आप इसके लिए तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे और मैंने कितनी बार आपको बता रखा है, और मेरे कंसेप्ट को अगर समझे होंगे तो शायद इसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दिखता है, नजदीक नहीं दिखता। प्रकाश को नजदीक लाने के लिए हम क्या करते हैं? तो यहां पर उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम किस लेंस का यूज करेंगे? तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई अवतल लेंस और उत्तल लेंस यहां पर इस्तेमाल होगा, और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना, मेरे भाई साबुन के अगर झाग की बात कर रहा है और वह अगर चमकता है तो आपको ध्यान रखना ये परिघटना किसके कारण होगी? तो आपको ध्यान रखना है ये परावर्तन, हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और हम कहते हैं यहां पर इंटरफेरेंस के कारण हमारा होता है। साबुन के झाग पर जब कभी भी क्वेश्चन आपको पूछता है तो याद रखना मेरे भाई ये ऑप्शन हमारे लिए क्या है? तो बहुत खूबसूरत है, जिसमें हम कहेंगे व्यतिकरण और साथ ही साथ हमारा क्या होगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। परमाणु के कक्ष को भरने के लिए क्रम नियंत्रित किया गया है। मेरे भाई परमाणु के कक्ष को अगर भरना होता है उसके, यानी कहने का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं। परमाणु के कक्षा को भरने का जो क्रम है नियंत्रित होता है वो किसके द्वारा? तो अबाव प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। और अबाव प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है मेरे भाई? तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन्होंने दिया था। अबाव जो सिद्धांत होता है हमारा, ये इसी से हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप पढ़ते हैं 1:2, 2:2, 2p6 जो आप पढ़ते हैं इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कंसेप्ट हमारा दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कंसेप्ट निकल करके आया है, ये अबाव प्रिंसिपल से ही निकल करके आया है। और यही हमारा क्रम क्या होता है भरने का? पहले s में, फिर हमारा 2s में, फिर हमारा 2p6 में जाएगा। ये भरने का एक ऑर्डर होता है, ये यहीं से मिलता है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई हुंड्स के रूल की अगर बात करते हैं तो हुंड्स रूल हमारा क्या कहता है? जैसे मान लेते हैं हमारा क्या है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, जैसे इसी को अगर हमको भरना है, अगर हम 1:2 की बात करते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक
यानी कॉन्फ़िगरेशन हमारा है, और हम कहेंगे 2p6 की बात करते हैं, तो इस s को हम भरेंगे, हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को अगर भरना होगा तो पहले s में हमारा चला जाएगा, फिर दूसरे s में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर p में हमारा टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 6, s में कितना मैक्सिमम, तो 2, s में मैक्सिमम कितना, तो 2, एक एक ठो आप भर दीजिए, मैक्सिमम करके एक एक ठो आप भर दीजिए इसमें, ये आपका चला गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, यानी कि 6 2 8 2 10, 6 2 8 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले एक एक ठो आप इसमें फिल कर दीजिए, और इसमें मेरे भाई 3 कॉलम बना लेते हैं, चूंकि एक कॉलम में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकता है। तो एक एक ठो सब में पहले आप क्या कीजिए, तो फिल कर दीजिए। टोटल कितना फिलिंग हो गया, 1 2 3 4 5, और 10 में से 5 को बच गया। तो जब 5 को बचा तो आप उसको उल्टे स्पिन में भरते हैं, ये अगर क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे भरिएगा। तो 5 2 7 हो गया, और 5 2 कितना हो गया, यहां पर 7 हो गया। टोटल कितना भरना था, 2 2 4 6 4 10, और यहां पर हम कहेंगे कितना, 7 हो गया, फिर यहां भरेंगे तो 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा। यानी कहने का मतलब एक बार सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, फिर जो रेस्ट हमारा बचा उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन को उल्टा करके डाल दिए। तो ये हमारा कहेंगे अलग स्टेबिलिटी को बताता है। तो हम लोग जब इस तरह से भरते हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करके भरते हैं, तो वो हुंड्स रूल के हिसाब से भरते हैं, और यही एक सही वे होता है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डाल दीजिए, फिर जो रेस्ट बचता है उसको सीक्वेंस में आप उल्टा करके सब में डालते चले जाइए। इस तरीके से हम लोग भरते हैं। और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर क्वेश्चंस कई बार पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या होता है मेरे भाई, तो कहेंगे डेल्टा एक्स गुना में हम कहेंगे यहां पर डेल्टा पी, जो कि हमारा संवेग का गुणनफल और किसी स्थिति में गुणनफल कहते हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा क्या होता है, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा एच बाई यहां पर एम भी होता है, सॉरी एच बाय हमारा क्या होता है कि यहां पर हमारा एम भी होता है। शायद यही प्रिंसिपल का एक रिलेशंस होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, याद रखेंगे एच बाय 4 पाई होता है, एम भी नहीं होगा मेरे भाई। यहां पर एच बाय हमारा कितना होता है, यहां पर 4 पाई होता है। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो हमारा एक सिद्धांत होता है वो ये सिद्धांत होता है। इसको पूरा डिफाइन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए हम इतना बता देते हैं कि इस फॉर्मूला को आप कम से कम याद रखिएगा। ये स्थिति को बताता है, ये संवेग को बताता है, यानी स्थिति गुना संवेग हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई हो जाता है। और ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म हमारा होता है, यानी इन्हीं दोनों का जो गुणनफल हमारा होता है कांस्टेंट के बराबर होता है। अगर ये बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। इस पर क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, चूंकि ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो जो डेल्टा एक्स हमारा होता है ये भी तो कर्मानुपाती हमारा किसका, तो डेल्टा पी का होता है। और इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा संवेग है। ये हमारा संवेग में हम कहेंगे संवेग में परिवर्तन है, और संवेग में परिवर्तन जो होता है हमारा आवेग के बराबर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग संवेग में परिवर्तन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमारा संवेग में परिवर्तन होता है, और संवेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आवेग कहते हैं। तो जब किसी भी कहेंगे जब आवेग का मान बढ़ेगा तो स्थिति का मान हम कहेंगे यहां पर पोजीशन का मान हमारा घटेगा, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उस पर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये तो टोटली कांस्टेंट हमारा है। आगे चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं क्रोमेटोग्राफी जो होता है ये एक टेक्निक होता है, जो कि मेरे भाई यहाँ पर पृथक्करण में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तकनीक हमारा कहां पर यूज होता है, तो कहेंगे पृथक्करण की एक विधि होती है जहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये पृथक्करण की एक विधि है, पृथक्करण की एक विधि है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्रोमेटोग्राफी हमारा क्या, तो पृथक्करण की एक विधि होती है। और पृथक्करण में हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जैसे कि आपको मैं बताता हूं मेरे भाई, एक फिल्टर पेपर लिया जाता है, समझना गौर से कैसे इसको अलग करते हैं। एक हमारे पास क्या है, तो मान लेते हैं कि यहां पर हमारा एक फिल्टर पेपर होता है, और इसको हम कह दिए कि ये हमारा क्या है, तो हम सीधा कह दिए कि ये हमारा एक फिल्टर पेपर है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां कंप्लीट रूप से अगर देखिएगा तो ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हमारा एक फिल्टर पेपर है, और इस फिल्टर पेपर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर स्याही से भरे कंटेनर में डुबाते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, यहां पर स्याही होता है, और उस स्याही में इस फिल्टर पेपर को हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा यहां पर स्याही इस लेवल तक यहां पर स्याही भरा हुआ है, इस लेवल तक इसमें स्याही भरा हुआ मेरे भाई। इसमें हम लोग डाई को भर दिए हैं। डाई का मतलब स्याही ही होता है। इसके अंदर हमने क्या भर दिया, तो इसके अंदर डाई भर दिया, और डाई को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा स्याही ही होता है। इस बात को ध्यान देंगे, यानी कि स्याही कहने के मतलब इंक की हम बात करते हैं। और इंक में तो बहुत सारा कलर का हमारा मिश्रण हो सकता है, डाई में बहुत सारे कलर का मिश्रण होता है, यानी कि ये रंगों का मिश्रण हमारा है। इसमें मेरे भाई क्या कहेंगे, यहां पर ये रंगों का मिश्रण है, इस बात को ध्यान रखना है। और रंगों के मिश्रण को अलग अलग रंग कर देना, रंगों के मिश्रण से अलग अलग रंग को बना देना, उसी को हम कहते हैं पृथक्करण। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी फिल्टर पेपर को यहां से लाते हैं,
ये जो आपको फिल्टर पेपर दिख रहा है, अगर हम इस फिल्टर पेपर की अगर बात करते हैं तो ये हमारा फिल्टर पेपर, चलो इसको लाल कलर में ले लेते हैं और हम कहते हैं कि ये फिल्टर पेपर है। और इस फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, पूरा नहीं डुबाते हैं, इस फिल्टर पेपर को हम लोग जस्ट क्या कराते हैं, तो इसमें टच कराते हैं। तो यहां लेकर के आते हैं इस फिल्टर पेपर को, यहां पर इसके द्रव जो हमारा होता है इसके सतह पर इसको टच कराते हैं। जैसे इस फिल्टर पेपर को आप इसमें टच कराओगे, जैसे आप फिल्टर पेपर को टच कराओगे तो ये पेपर है और ये द्रव पदार्थ है, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा कैपिलरी एक्शन से। याद रखना कैपिलरी एक्शन मैंने बताया था कि किसी भी चीज में द्रव का ऊपर चढ़ना कैपिलरी एक्शन होता है। तो क्रोमेटोग्राफी हमारा जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं, याद रखना। क्रोमेटोग्राफी मेरे पास जिस सिद्धांत पे काम करता है उस सिद्धांत के बारे में जरूर याद रखना, चूंकि क्वेश्चन आता है। कैपिलरी एक्शन पर ही हमारा आधारित होता है, ये जिस सिद्धांत पे काम करता है उसको क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग यहां पर कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर भी हमारा कैपिलरी एक्शन होगा, यानी कि मेरे भाई ये जो रंग हमारा होगा ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, तो पता चलेगा कि कभी आपको ब्लू स्पॉट बन रहा है, पता चलेगा कि कभी आपको ग्रीन का स्पॉट बन रहा है, पता चलेगा मेरे भाई कि कभी आपको क्या बन रहा है, तो रेड का स्पॉट आपको बन रहा है, पता चलेगा आपको कि कभी आपको येलो का स्पॉट बन रहा है। बताइए मेरे भाई, इस सारे मिश्रण में से ये रंगों का मिश्रण था और सारे रंग जो हमारा अलग अलग कलर में यहां पर दिखने लगे, और यही हमारा क्या होता है कि एक विधि है जो कि क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हमारा ऊपर की ओर चढ़ेगा, अलग अलग कलर में वो आपको वहां पर दिखने लगेगा, उतने रंगों का ये मिश्रण था। अगर ये चारों रंगों का मिश्रण था, ये चारों रंगों का मिश्रण था, तो ये चारों रंग अलग अलग लेयर में आपको दिखने लगेगा। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कई बार हमारा क्वेश्चन पूछता है, और ये हमारा क्या है, तो पृथक्करण की विधि होती है और एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में हमारा इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, ये क्या करता है मेरे भाई, पदार्थ को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं मिश्रण से। तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में इस्तेमाल करते हैं, और एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, लेकिन याद रखना मेरे भाई रंगों का यहां पर क्या होता है, रंगों का मिश्रण होता है उस रंगों को अलग करने के लिए। तो आप कहेंगे सर रंगीन पदार्थ की पहचान करने के लिए नहीं करते हैं मेरे भाई, पृथक करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए वो गलत हो गया। यहां पर पहचान जो टर्म लिख दिया जिसकी वजह से ये गलत हो गया, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर यह बोलता कि अगर कलर को अलग करने की बात आती है तो वो सही होता, अलग करने की, ये पृथक करना मतलब अलग करना होता है, ध्यान रखना। पृथक करना मतलब पहचान नहीं हो, अलग करना होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर ड्राई हमारा क्या, तो एचसीएल गैस की हम बात करेंगे। अगर ड्राई एचसीएल गैस की अगर हम बात करते हैं तो एक बात आप समझिएगा, अगर हम ड्राई एचसीएल गैस की बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको पता होगा कि कोई भी अगर एसिड या बेस की हम बात करते हैं, अगर वह ड्राई है तो मेरे भाई आयंस में नहीं टूटेगा। अगर कोई ड्राई होता है, ड्राई का मतलब शुष्क होता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई ये हमारा आयंस में नहीं टूटता, इस बात को ध्यान रखना। ये आयंस में नहीं टूटता, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हमारे आयंस में नहीं टूटता, ये हमारे आयंस में नहीं टूटता, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा आयंस में नहीं टूटेगा। जब मेरे भाई आयंस में नहीं टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। आयंस में नहीं टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा रिएक्शन नहीं करेगा। ये हमारा क्या नहीं करेगा, तो कहेंगे रिएक्शन नहीं करेगा। जब रिएक्शन नहीं करेगा मेरे भाई तो इसके कलर चेंज नहीं होंगे। इसके कलर क्या होंगे, तो कहेंगे यहां पर कलर चेंज हमारा नहीं होगा। इससे हम कहेंगे कलर चेंज हमारा नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखना। ये हमारा कलर चेंज हमारा नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर कलर चेंज हमारा नहीं होगा। तो अब यहां पर मामला आता है कि यहां पर सर अगर ड्राई अगर नहीं होता, तो अगर एक्वस HCl बोलता तो होता, क्योंकि एक्वस जो HCl हमारा होता उसमें हमारा क्या होता है, कहेंगे वो रिएक्शन में भाग लेता है। और एक्वस का मतलब होता है मेरे भाई कि हम कहेंगे पानी के अंदर वो घोलते हैं। पानी में अगर किसी भी चीज को आप पानी में जैसे नमक घोल दिए तो वो आपका एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। पानी में अगर एसिड मिला दीजिए तो उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ, एक्वस सॉल्यूशन जहां कहीं भी आएगा तो H+ आयन देगा। अगर H+ आयन देगा तो वो एसिड होगा, और उसके साथ अगर हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो कलर चेंज होगा, और फिर जाकर के वो एसिड बेस इंडिकेटर का काम करता है। लेकिन यहां तो हमारा ड्राई है, ये तो शुष्क की बात कर रहा है, ये तो ड्राई है हमारा। जब ड्राई है तो आयंस में नहीं टूटेगा, आयंस में नहीं टूटेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है मेरे में हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि सूखी HCl की गैस की उपस्थिति में नीला में सूख जाता है। HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है। कोई भी आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3+ आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है। यानी कहने का मतलब यह हो गया मेरे भाई कि ऐसी परिस्थिति में यह नहीं बदलेगा, लेकिन हां लिटमस पेपर हमारा अगर रंग बदलता है तो H3O+ की हम बात करते हैं, प्लस माइनस, ये आयंस में देखो ब्रेक कर गया, टूटा है तब तो प्लस आया है, यानी कि प्लस माइनस की अगर बात करता है तभी जाकर के वो अपना कलर चेंज
चेंज करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई अगर इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर करेंगे तो उसका कारण आपसे पूछा है कि शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलता है, कि कोई आयन इसमें मौजूद नहीं होगा और लिटमस केवल और केवल हमारा हाइड्रोनियम आयन, जो कि जिसको हम लोग H3O+ की बात करते हैं, और H3O+ की बात अगर कर रहे हैं इसका मतलब H+ की बात कर रहे हैं, उसी को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो नहीं ब्रेक करेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा वहां पर कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के ऑक्साइड्स हमारा सामान्यतः, मेरे भाई यहां पर सामान्यतः टर्म जो लिखा है ना, ये बड़ा काम का चीज है, इस बात को आप समझिएगा। यहां पर सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करता, ये आपको बताना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की अगर हम बात करते हैं, एक बात बताइए मेरे भाई, आपको पता होगा कि NaOH की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसी को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड्स कहते हैं, इसी को कास्टिक सोडा कहते हैं। ये हमारा प्रबल क्षार के रूप में होता है, ये हमारा प्रबल क्षार के रूप में होता है। अब कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ निम्नलिखित में से कौन सा धातु के ऑक्साइड्स हमारा अभिक्रिया नहीं करता है। तो एक बात बताइए मेरे भाई, ये ऑलरेडी हमारा प्रबल क्षार है, ये ऑलरेडी हमारा प्रबल क्षार हमारा होता है। और अगर कैल्शियम ऑक्साइड देखिएगा तो कैल्शियम हमारा धातु है, धातु के ऑक्साइड्स कैसा होता है, ये धातु के ऑक्साइड्स क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी ये भी मेरे भाई कैसा कहेंगे, ये भी हमारा यहाँ पर क्षारीय प्रकृति का होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये भी क्षारीय प्रकृति का है। और ये तो प्रबल क्षार है, और ये भी मेरे भाई स्ट्रॉन्ग ही हमारा यहां पर क्षार है। तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करना होगा तो आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। हाँ, ये किसके साथ कर सकता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ कर सकता है। अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड्स की बात करते हैं, इसका मतलब Al2O3 की बात करते हैं, ये जिंक ऑक्साइड के साथ कर सकता है, ये लेड ऑक्साइड के साथ कर सकता है, ये सब मेरे भाई उभयधर्मी होता है। ये किसके साथ कर सकता है, ये अम्ल के साथ करेगा। ये किसके साथ करेगा, ये उभयधर्मी के साथ करेगा, लेकिन ये कभी भी मेरे भाई प्रबल क्षार है तो प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो आप देख रहे हैं मेरे भाई क्षारीय प्रकृति का और प्रबल क्षार के कैटेगरी में ही आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसके साथ वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा, इसके साथ कर जाएगा, चूंकि ये भी हमारा क्षार है, लेकिन ये हमारा कैसा है, ये प्रबल क्षार नहीं है, ये हमारा क्या तो कहेंगे दुर्बल क्षार है। तो प्रबल क्षार दुर्बल क्षार में रिएक्शन हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें थोड़ा रिएक्टिविटी होगा, लेकिन ये भी प्रबल है, ये भी हमारा प्रबल क्षार होगा, तो रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। मिलान करना है ब्लीचिंग पाउडर का, जो ब्लीचिंग एजेंट होता है वो हमारा क्लोरीन होता है, जिससे बैक्टीरिया को मारते हैं। तो सी का हमारा 4 सी का 4 मैच कराना, तो सी का 4 पहले में मैच कर गया, यही आंसर होगा, चूंकि सी का 3 वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता है। मतलब कि मेरे भाई मिलान कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित अधातु में से कौन सा विद्युत का मंद चालक नहीं है, किसमें मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होता है, कौन सा मंद चालक नहीं है। एक बात बताइए मेरे भाई, कभी भी आप पढ़े होंगे कि धातु में विद्युत धारा का, धातु में क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई, किसी धातु की बात करते हैं और धातु को हम लोग मेटल कहते हैं, और मेटल में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है तो कहेंगे यहां पर सीधा सीधा इसमें हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये चीज आपको, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, तो यहां पर होता है। और जब धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर हमारा होता है तो याद रखना मेरे भाई, ये हमारा किसका सुचालक होता है, तो जनरली आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा और विद्युत धारा तथा हमारा विद्युत धारा तथा उष्मा का हमारा सुचालक होता है। विद्युत धारा तथा उष्मा का हमारा क्या होता है, यहाँ पर सुचालक होता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर हम लोग अधातु की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि अधातु हमारा नॉन मेटल को कहते हैं। अधातु हम किसको कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर नॉन मेटल को कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जो हमारा अधातु हमारा होता है, अपवाद को छोड़ करके अधातु की अगर हम बात करते हैं, आपको ध्यान रखना इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा होता ही नहीं है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा होता ही नहीं है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर विद्युत धारा का प्रवाह जब कभी होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, जब ये नहीं होगा इसका मतलब मेरे भाई विद्युत धारा का प्रवाह यहां नहीं होगा, यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह हमारा नहीं होगा, यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह हमारा नहीं होगा। और उसके पीछे का हमारा कॉज है कि वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये इसके पीछे का कॉज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई सल्फर की बात करते हैं, अधातु है। ब्रोमीन हमारा क्या, तो अधातु है, तो ये विद्युत धारा का प्रवाह
नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों को मेरे भाई विद्युत की ही बात कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अब आता है मेरे भाई सेलेनियम की बात करते हैं। ये जो हमारा सेलेनियम होता है ना, इसमें हमारा कहेंगे यहां पर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें किसकी, तो कहेंगे यहां पर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इसमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर इसमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी अगर पाई जाती है तो मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन होता है वो विद्युत धारा प्रवाहित करता है, तो उसी तरीके से चूंकि इसमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए हम कहेंगे ये विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है। ये हमारा विद्युत धारा का सुचालक हमारा हो सकता है। ये विद्युत धारा का हमारा क्या कहेंगे, तो यहां पर सुचालक हो सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा का सुचालक हमारा यहां पर हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो कौन सा विद्युत का हमारा मंद चालक नहीं है, मतलब कहने का मतलब मेरे भाई कि कौन हमारा क्या है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ये तो हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इससे तो हम कहेंगे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। कौन हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब किससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, तो हम कहेंगे यहां पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके अंदर सेमीकंडक्टर अर्धचालक की प्रॉपर्टी होती है, और इस तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलता है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायन फल को पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। हम लोग घर में क्या करते हैं, फल को अगर प्राकृतिक रूप से नहीं कृत्रिम तरीके से अगर पकाना होता है, तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि फल को कैसे पकाने के लिए, तो फल को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए, फल को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए आपको ध्यान रखना, फल को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, याद रखना मेरे भाई, एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। किसका, तो एसिटिलीन गैस की हम बात करते हैं, और ये एसिटिलीन गैस यूज होता है जिसको हम लोग C2H2 के नाम से जानते हैं। लेकिन एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम लोग मार्केट से कैल्शियम कार्बाइड लाकर लाते हैं, और जो कैल्शियम कार्बाइड हमारा होता है CaC2 को कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, और ये नमी के साथ इसमें जैसे ही पानी की मात्रा डालिएगा ये अपने आप क्या होता है मेरे भाई, ये जल उठता है, और जलने के बाद ये कैल्शियम कार्बाइड है, इस बात को ध्यान रखिए। जो कैल्शियम कार्बाइड हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, CaC2 की बात करते हैं, मार्केट से लाते हैं, और जैसे इस पर पानी छिड़कोगे तो ये जलने लगता है, और जलने के बाद ये क्या करता है, तो हम कहते हैं यहां पर हमारा C2H2 का फॉर्मेशन करता है, और ये गैस हमारा अलग से निकल करके आता है। क्या ये सिर्फ गैस की ही प्राप्ति होगी, नहीं, यहां से मेरे भाई हम कहेंगे एक तो हमारा एसिटिलीन गैस बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ हमारा ये यहां पर कहेंगे चूना और पानी का घोल जैसा ये चीज हमें प्राप्त होता है, क्योंकि यहां हम कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड्स भी हमारा बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो चूना पानी के घोल जैसा व्हाइट कलर का हमको ये चीज प्राप्त होता है। तो मेरे भाई हम लोगों को मेन मकसद किससे होता है, तो हम लोगों को इस गैस से मतलब होता है कि जब कभी भी हम कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ नमी के रिएक्शन का जिस पर पानी जैसे ही डालते हैं ये गैस हमें प्राप्त होता है, और इसी गैस को एसिटिलीन गैस कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग एसिटिलीन गैस कहते हैं, और इसी एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है फल को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई यहां पर अगर आंसर करेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड ही हमारा एसिटिलीन गैस को यहां पर बनाता है। तो इसके लिए जो मेन इक्वेशन हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर हम कहेंगे बी हमारा यहां से करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट होगा। अगर फल को अगर कृत्रिम तरीके से नहीं प्राकृतिक तरीके से अगर पकता है तो वो हमारा इथिलीन होता है, और याद रखना इथिलीन जो हमारा हार्मोन होता है वो एक गैस के रूप में होता है। जैसे एसिटिलीन हमारा गैस के रूप में होता है, तो इथिलीन हार्मोन भी जो हमारे प्लांट हार्मोन होते हैं वो भी गैस के रूप में होते हैं, और उसको इथिलीन हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियुक्ति बैच मेरे भाई जितने भी बच्चे कर रहे होंगे, इधर कुछ क्लासेस आपका नहीं हो पाया, लेकिन आज तो क्लासेस नहीं ले पाए तो कि तबियत ठीक नहीं था, लेकिन कल से ये क्लासेस आपको हम प्रोवाइड करेंगे। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये क्लासेस आपको बेहतरीन तरीके से मिल रही है, और नियुक्ति बैच में आप समझ लीजिए अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि बहुत टफ क्वेश्चन आ रहा है, मेरे भाई टफ नहीं आएगा, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस हम आपको सेट करके देंगे, मजा आ जाएगा। तो अभी तो आप लगातार कर रहे हैं, जब तक में नोटिफिकेशन आएगा तब तक में तो आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन तब तक में मिल जाएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा रासायन फल को पकाने के लिए इस्तेमाल, तो वही क्वेश्चन यहां पर रिपीट कर दिया, कैल्शियम कार्बाइड करेक्ट हो जाएगा। आगे मेरे भाई गैसोहोल की अगर हम बात करते हैं तो गैसोहोल किसका मिश्रण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये जो हमारा गैसोहोल होता है ये एक मिश्रण है, ये क्या है तो कहेंगे ये हमारा एक मिश्रण होता है मेरे भाई, ये हमारा मिश्रण होता है, गैसोहोल हमारा मिश्रण है। लेकिन ये किसका मिश्रण है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये जो मिश्रण हमारा होता है
ये हमारा इथाइल अल्कोहल की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं, और इस इथाइल अल्कोहल का मिश्रण हम कहेंगे पेट्रोल के साथ होता है, तो उसी के मिश्रण को गैसोहोल कहते हैं, और कोई अलग चीज नहीं है। तो मेरे भाई गैसोहोल एक प्रकार का मिश्रण होता है जो ये दिखाता है कि पेट्रोल में आप इथाइल अल्कोहल मिला है, यानी कि पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें आप इथाइल अल्कोहल या फिर हम कहेंगे उसके अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमारा क्या होगा कि अगर पेट्रोल में इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं तो उसको गैसोहोल कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट? खान कहने का मतलब मेरे भाई यहां पर समझना, ये खान की बात कर रहा है। खान मतलब आप समझ रहे हैं मेरे भाई, माइंस की बात कही जा रही है। जैसे कि कोयला का माइंस होता है, जहां पर मान लेते हैं कोयला निकलता है बाहर, तो कोयला आपको पता है कि मिट्टी के अंदर हमारा तोड़ करके तब कोयला को निकाला जाता है, वहां पर विस्फोट कराया जाता है। तो वहां जो विस्फोट कराया जाता है तो उसमें जो गैस यूज करते हैं उसको मीथेन गैस कहते हैं। क्योंकि मीथेन गैस हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं है, और साथ ही साथ मीथेन गैस के साथ साथ उसको क्या चाहिए? तो एक्सप्लोशन करने के लिए, आग लगने के लिए, आवाज करने के लिए मेरे भाई क्या चाहिए? तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी चीज को जलने के लिए, एक्सप्लोड करने के लिए क्या चाहिए? उसको ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए अगर किसी माइंस में अगर आपको कोयला को तोड़ना है, वहां पर आवाज करना, बम धड़ाका आवाज करना है ताकि मेरे भाई वो टूट करके निकल जाए, तो हम कहेंगे खान से अगर किसी पदार्थ को आप अलग करते हैं तो उसके लिए आप कौन सा कहेंगे? यहां पर सीधी सी बात है, आप मीथेन गैस का यूज करेंगे। और मीथेन के साथ साथ आप एयर को भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हमारा मीथेन एक प्रकार का गैस होता है तो मीथेन को हम यहां पर फ्यूल के रूप में देखते हैं। अगर हम लोग यहां पर मीथेन की अगर हम बात करते हैं जिसको CH4 कहते हैं, और यहां पर एयर की बात करेंगे, तो ये जो मीथेन हमारा होता है एक प्रकार का गैस होता है, और इसको हम लोग फ्यूल के कैटेगरी में रखते हैं। और ये एयर हमारा कहते हैं, ये तो हमारा यहां पर एयर ही है। और हम लोग जानते हैं कि जब फ्यूल और एयर का यहां पर मिलन होता है तो वैसी परिस्थिति में मेरे भाई एक्सप्लोशन स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही हमारा दहन होता है, वैसे ही वो एक्सप्लोशन होता है, और तब जाकर के हम कहते हैं कि वो टूट करके चकनाचूर हो जाता है, तब जाकर के उसको हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई। 18% हमारा क्या होगा? नाइट्रोजन, और हमारा P2O5 हमारा 46% होता है। डीएपी की बात करते हैं। डीएपी जो खेतों में यूज करता है एज ए फर्टिलाइजर के रूप में मेरे भाई यूज किया जाता है, जिसको हम डीएपी कहते हैं। और डीएपी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई अमोनियम फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। डीएपी मतलब क्या? तो डाई अमोनियम फॉस्फेट हमारा होता है। ध्यान रखेंगे, उसमें 18% नाइट्रोजन और 46% हमारा P2O5 होता है। आप उसके केमिकल फार्मूला से निकाल भी सकते हैं, कई बार हम बता चुके हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जांपल्स है? बताइए इसमें से कौन सा उष्माशोषी अभिक्रिया है, आपको बताना है। एक बार बताइए कौन सा इसमें से उष्माशोषी अभिक्रिया आपको बताना है। तो मेरे भाई यहां पर दे रखा है कि उष्माशोषी कौन सा है? उष्मा का जो शोषण करता है, जो उष्मा लेता है रिएक्शन करने से पहले, मेरे भाई उसको उष्माशोषी कहते हैं। हमने आपको बताया था कि चूना को जब पानी में डालिएगा, तो मेरे भाई चूना को जैसे ही आप पानी में डालिएगा तो चूना पानी का तो घोल बनेगा ही बनेगा। और बोले देखो चूना पानी का घोल है, उसको एक्वस कहते हैं। अगर पानी के साथ कोई भी चीज घुल गया तो वह एक्वस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चूना को जैसे ही पानी में मिलाए तो चूना पानी का घोल बना, और यहां से क्या होता है आप देखिएगा गौर से कि चूना पानी का घोल तो बनेगा ही बनेगा, यहां से हमारा हीट बाहर निकलने लगता है, यानी कि कुछ उष्मा हमारा बाहर निकलने लगता है। इसका मतलब मेरे भाई जब उष्मा बाहर निकलेगा तो इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर उष्मा रिएक्शंस के दौरान रिएक्शन हुआ और अगर जैसे रिएक्शन हुआ उससे उष्मा बाहर निकला तो उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। यह चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपसे तो हेलो, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यहां पर आपको बता ही दिए थे। आगे चलते हैं। आपको निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है, तो आपको ध्यान रखना कौन सा मछली नहीं है। तो स्टारफिश। अगर हम स्टार फिश की बात करते हैं तो ये जो हमारा स्टार फिश होता है इकाइनोडर्मेटा संघ का ये जीव होता है। ये किसका? तो कहेंगे इकाइनोडर्मेटा की हम बात करते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ का ये हमारा जीव होता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव होते हैं हमारे स्टार फिश वगैरह हमारे होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये हमारा समुद्री जीव होता है। ये कैसा जीव है? ये समुद्री जीव होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कैसा जीव है? तो आप कहेंगे ये हमारा समुद्री जीव होता है, ध्यान रखेंगे। हाँ, स्टॉप फिश की बात करते हैं, ये मछली है। ये भी मछली हमारा, लेकिन स्टार में भी फिश लगा, इसका मतलब ये मछली नहीं है, ये वास्तविक मछली नहीं होता, ये बस नाम है, उसका नाम ऐसा होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। पौधे में जाइलम जो परिवहन करता है, तो जल में घुले हुए खनिज लवण का परिवहन करता है। एक बच्चा को पता होगा, आंसर करिएगा ए। आगे चलते हैं। लौंग मेरे भाई ये तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लावर बर्ड्स, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे चलते हैं।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा, ये भी क्वेश्चंस आपके बहुत आसान है, कई बार ये क्वेश्चंस हम करा चुके हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में बोला गया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी क्रियाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर वायवीय श्वसन कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इंग्लिश में अगर इसी चीज को बोलिएगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये हमारा एरोबिक क्या होगा, तो एरोबिक रेस्पायरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा एरोबिक रेस्पायरेशन हमारा होता है। तो वायवीय श्वसन जिसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा होता है, ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है। एक्चुअली में क्या होता है मेरे भाई, जिस ग्लूकोज की हम बात करते हैं, जैसे ग्लूकोज में हमारा क्या होगा, C6H12O6 होगा, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। आप श्वसन की क्रिया कर रहे हैं और ऑक्सीशोषण में श्वसन की क्रिया करेंगे तो आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तब जाकर के ये टूटेगा। जब ये टूटेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, तो कहेंगे यहां से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करेगा, CO2 का फॉर्मेशन करेगा, हमारा H2O का फॉर्मेशन करेगा, और ATP के रूप में हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, ये हमारा हम कहते हैं कि श्वसन की क्रिया के दौरान होता है, और श्वसन की क्रिया के दौरान हमारा होता है, उसमें ऑक्सीजन लिया जाता है। यहां पर अगर इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। हम कहेंगे यहाँ 6 कार्बन तो यहाँ भी 6 कार्बन, 12 गो हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 12 गो हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया हमारा। हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना, तो 2, और 6 दूनी कितना, तो 12 गो ऑक्सीजन यहाँ पर, 12 6 18 गो ऑक्सीजन हमारा हो गया। यहाँ पर देखिएगा तो 6 ऑक्सीजन और 12 6 18 गो ऑक्सीजन, यानी कंप्लीट रूप से बैलेंस इक्वेशन है। तो मेरे भाई ये हमारा वायु श्वसन कहलाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ये इंग्लिश टर्म गलत लिखा हुआ है, इसको वायवीय श्वसन बोलेंगे या एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है वो कहां पर होती है, याद रखना, जो ग्लाइकोलिसिस हमारा होता है ये ऑक्सीजन के, हम कहेंगे ये हमारा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ये हमारा अवायवीय होता है, ये वायवीय की बात कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में बोल रहा है कि ऊर्जा भी निर्मुक्त होता है, ATP के रूप में ऊर्जा हमें मिलता है, के साथ ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में पूर्ण रूपांतरण, यानी ग्लूकोज हमारा जो होता है वो पूरी तरीके से टूट करके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में उस पूरी तरीके से रूपांतरित हो जाता है। तो ये हमारा हम कहेंगे वायु श्वसन हमारा होता है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, कहां पे, तो कहेंगे प्लांट में होता है। और प्लांट में आपको पता होगा कि प्लांट में ये क्रियाएं कब होती है, तो ये क्रियाएं रात में होती है, ध्यान रखना, ये क्रियाएं रात में होती है, इस बात को ध्यान रखें। आगे घाव भरने के लिए मेरे पास सबसे अधिक विटामिन जो होता है, घाव भरने में हमारा जो टिश्यू रिपेयर होता है, सेल रिपेयर होता है, तो हम कहेंगे विटामिन सी के कारण होता है। जिसके बॉडी में विटामिन सी है मेरे भाई, कहीं घाव घोस अगर कुछ भी हो गया तो समझ लेना कि वो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। विटामिन सी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, इसमें से ये बता दीजिए कौन सा हमारा पचाने वाला एंजाइम हमारा नहीं है, वो आपको बताना है। तो मेरे भाई एक एक बच्चा को पता चल गया होगा कि ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, जो कि हमारे पैंक्रियास से सिक्रेट करता है। टाइलिन एंजाइम कहां से, हमारे लार से निकलता है, और जिसको हम लोग एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये एंजाइम है। लेकिन गैस्ट्रिन जो है ना, ये एंजाइम्स नहीं है। गैस्ट्रिन की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे एक प्रकार के हार्मोन्स हैं। ये क्या है मेरे भाई, तो ये हमारा क्या, तो यहां पर एक प्रकार का ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना, ये एक प्रकार का हमारा, ये एक प्रकार का हमारा क्या होता है, यहां पर हार्मोन्स है, ये एक प्रकार का हमारा ये हार्मोन्स होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, इसका काम है, इसका कार्य क्या होगा मेरे भाई, इसका कार्य जो होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा होता है, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, और उस गैस्ट्रिक जूस से HCl का सिक्रेशन के लिए उसको क्या करता है, उत्तेजित करता है। इसका कार्य क्या है, तो आप सीधा कह सकते हैं HCl के सिक्रेशन के, अगर हम HCl के सिक्रेशन के लिए क्या करता है, तो ये मेरे भाई HCl को सिक्रेट करने के लिए क्या करता है, तो उत्तेजित करता है। HCl को सिक्रेट करने के लिए, HCl को सिक्रेट करने के लिए क्या करता है, सिक्रेट करने के लिए क्या करता है, करने के लिए उत्तेजित करता है। इस बात को ध्यान के लिए उत्तेजित करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और HCl का सिक्रेशन कहां से होता है, तो मेरे पास गैस्ट्रिक जूस से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारा HCl का सिक्रेशन होता है। उसका मुख्य अवयव के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा होता है। तो ये एक प्रकार का हमारा हार्मोन है, ये हमारा कोई यहां पर हम कहेंगे एंजाइम्स नहीं है, ये एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स है, लेकिन ये एंजाइम्स नहीं है। आगे चलते हैं। अगला, मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किस वर्णक के कारण, किस पिगमेंट के कारण, एक बच्चे को पता होगा। बताइए मेरे भाई कि कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो हमारा यूरिन होता है वो पीला होता है। पीला रंग जो होता है किस वर्णक के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा हम कहेंगे यूरोक्रोम के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सारथी बैच, ये कॉमन पेपर के लिए विकास सर के द्वारा दिया जाता है। ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये मिल जाएगा। कॉमन पेपर के लिए बेहतरीन बैच
बैच इनके द्वारा दिया गया, सारथी बैच। इस क्लासेस को करके अपने कॉमन पेपर को आप मजबूत कर सकते हैं। बात बाकी अगर थ्योरी की क्लासेस अगर साइंस वाले बच्चे को चाहिए तो आपको इंजेक्शन बैच मिलेगा और अखंड ज्योति बैच, और फिर आपको नहीं तो सारथी बैच आपके कॉमन पेपर के लिए तो है ही, आप इसको भी कर सकते हैं। ये मेरे भाई वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। आगे चलते हैं, हीमोफीलिया का कारण आपसे पूछा गया। एक बात बताइए मेरे भाई, जो हीमोफीलिया होता है ये अनुवांशिक डिजीज है, और सबसे पहला जो हीमोफीलिया देखा गया था हमारा रानी विक्टोरिया में, एक्चुअली में एक्स जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसी में डिसऑर्डर के कारण, एक्स क्रोमोसोम जो हमारा होता है उसी में डिसऑर्डर के कारण हमारा क्या होता है कि हीमोफीलिया होता है। अगर किसी को हीमोफीलिया हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट नहीं करता है, यानी कहीं पर कट फट गया, एक्सीडेंट हो गया तो उसकी इतनी ब्लीडिंग होगी उसकी मौत हो जाती है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगी, सॉरी इसके लिए इसका वाहक कौन होती है, तो इसका कैरियर जो माना जाता है वो हम कहेंगे वो कौन होगा, चूंकि एक्स क्रोमोसोम किस में होता है, हमारा फीमेल में होता है, इसलिए फीमेल इसका वाहक होती है, चूंकि एक्स क्रोमोसोम में ही हम कहते हैं डिसऑर्डर के कारण ऐसा होता है। तो इसके लिए जो मेरे भाई यानी कि पीड़ित होता है वो हमारा कहेंगे, सॉरी इसका जो वाहक होती है जिसका वहन कौन करेगा, तो हम कहेंगे पुरुष करते नहीं, स्त्रियां करती है। इसको कैरी कौन करता है, तो जो हम कहेंगे एक्स क्रोमोसोम के कारण ही हमारा होता है, कहेंगे एक्स क्रोमोसोम, इसका वहन कौन करेगा, तो कहेंगे इसका वहन स्त्रियां करती है, और जो प्रकट पुरुष में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, रेयरली किसी फीमेल में भी होता है, ये 99% केस में तो आप कह सकते हैं कि इसका फीमेल जो होता है वाहक होती है, लेकिन ये चीज देखने को मिलता है मेल में, आपको ज्यादातर ये देखने, तो स्त्रियां इसका वहन करती है, लेकिन पुरुष क्या होता है मेरे भाई, पुरुष में ये बीमारी देखने को ज्यादातर मिलता है। एमआरएनए वैक्सीन हमारा जो होता कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध जो दिया गया था वो कौन सा था मेरे भाई, मॉडर्ना, याद रखना पड़ेगा, तो करंट का क्वेश्चन आपका है। आगे चलते हैं, अगला, रक्त में निम्न में से अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता। हाँ, ये क्वेश्चंस मेरे भाई आपके लिए जो है बेहतरीन क्वेश्चन है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम अभी तक में आप क्या पढ़ते थे, नाइट्रेट आयन से होता है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। मिथेमोग्लोबिन जो हमारा होता है ये नाइट्रेट आयन से ही हमारा मिथेमोग्लोबिन हमारा प्राप्त होता है। या तो आप नाइट्रेट आयंस कह दीजिए, या तो आप नाइट्रेट आयन कह दीजिए, नाइट्रेट आयंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, NO3 2- के नाम से हम लोग जानते हैं। या तो आप ये बोलिए या तो आप ये बोलिए, दोनों में से कोई बोलिएगा, वो हमारा क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान रखिएगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसको जरूर आपके जहन में रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ये टर्म यूज करता है और बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। आगे चलते हैं, रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपने जीवन चक्र के किस जीवन चक्र में ये क्या करता है, फाइबर पैदा करना शुरू करता है। तो एक बात बताइए मेरे भाई, जो रेशम कीट हमारा होता है, हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल रेशम कीट की हम बात करते हैं। तो ये जो हमारा रेशम कीट होता है ये क्या करता है, तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई, ये फाइबर पैदा करता है, रेशम कीट की बात करते हैं। तो इसका अपना एक लाइफ साइकिल है, इसका क्या है तो कहेंगे इसका अपना एक लाइफ साइकिल हमारा होता है, ये हमारा तंतु पैदा करता है। वैसे रेशम कीट जो हमारा होता है इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला चीज हमारा क्या होता है मेरे भाई, हम कहते हैं ये अंडा देता है, और जब अंडा देगा तो अंडा से ये क्या बनेगा, तो कहेंगे लार्वा स्थिति में आता है, और फिर लार्वा से ये किस में आएगा, तो कहेंगे यहाँ पर प्यूपा अवस्था में ये आता है, और प्यूपा अवस्था के बाद ये फिर किस में आएगा, तो कहेंगे यहाँ पर कोकून अवस्था में हमारा आता है। कोकून अवस्था के बाद ये फिर क्या बनता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर पूर्ण कीट बनता है, और पूर्ण कीट के बाद फिर ये अंडा देता है, यही इसका लाइफ साइकिल चलता है। तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा क्या होता है, कहेंगे यहाँ पर हमारा इस तरीके से रेशम तैयार यहाँ से होता है। तो रेशम कीट जो हमारा होता है वो रेशम तैयार करता है, वो प्यूपा अवस्था से शुरू कर देता है, सबसे अधिक अवस्था में यहाँ प्राप्त होता है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या रहा, किस अपने जीवन चक्र के किस चरण में ये तंतु फाइबर कोमर्स पैदा करता है, तो कहेंगे प्यूपा अवस्था में शुरू कर देता है, इसलिए प्यूपा अवस्था को कोशित अवस्था हिंदी में कहते हैं। ये सही आंसर करेंगे सी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इंसुलिन हमारा क्या है मेरे भाई, इंसुलिन जो हमारा होता है, एक बात आप समझ लीजिएगा, जो इंसुलिन हमारा है ये एक प्रकार का हार्मोन है, ये बात तो सबको पता होगा, एक एक बच्चा को पता होगा कि इंसुलिन हमारा क्या कहेंगे, इंसुलिन एक प्रकार का हमारा क्या कहेंगे, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हमारा हार्मोन होता है। इंसुलिन हमारा क्या है तो मेरे भाई एक प्रकार का हमारा हार्मोन होता है, एक एक बच्चे को ये बात पता होगा। दूसरी बात, इंसुलिन हमारा करता क्या है तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, तो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कंट्रोल करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, हमारे शरीर में जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का कारण हमारा इंसुलिन हार्मोन ही होता है। तो ये क्या है, तो एक प्रकार के हमारे हार्मोन होते हैं, ध्यान रखना है। दूसरी बात है, इस इंसुलिन हार्मोन का अगर सिक्रेशन कहां से होता है, का सिक्रेशन हमारे पैंक्रियास से, इसका सिक्रेशन कहां से होगा तो पैंक्रियास से सिक्रेट करता है।
पेंक्रियास से होता है, इसका सिक्रेशन पेंक्रियास से होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम इंसुलिन हार्मोन की बात कर रहे हैं, और इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रेशन होगा वो पेंक्रियास के से ही हमारा सिक्रेट करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है मेरे भाई कि जो इंसुलिन हमारा बनता है इसको बनाया भी जाता है और मार्केट में भी इंसुलिन मिलता है। अगर किसी को इंसुलिन की कमी होती है तो उनको इंसुलिन देना पड़ता है। तो एक बात बताइए मेरे भाई, अगर किसी में इंसुलिन की कमी होगी, अगर किसी में इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी होती है, अगर किसी में इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी होती है तो उसमें क्या होता है, तो अगर किसी में इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, वहां पर मधुमेह का वो शिकार बन जाता है। यानी कहने का मतलब सिंपल साफ है कि मधुमेह यानी कि उनको डायबिटीज हो जाता है। उनको क्या होगा, तो उनको डायबिटीज हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और अगर किसी में इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। दोनों उल्टा होता है, याद रखेंगे। लेकिन इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ये एमिनो एसिड से हमारा प्राप्त होता है। ये किससे बनता है, कहेंगे यहां पर हमारा एमिनो एसिड से प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एमिनो एसिड से ही हमारा प्रोटीन भी बनता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मेरे भाई, जो हमारा इंसुलिन होता है वो प्रोटीन से ही उसका निर्माण होता है। वो हमारा कोई फैट नहीं है, विटामिन की बात नहीं करेंगे तो हम कहेंगे वो हमारा क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन से हमारा बनता है। तो एमिनो एसिड से ध्यान रखना मेरे भाई, एमिनो एसिड से हम कहेंगे यहां पर इंसुलिन का निर्माण होता है। एमिनो एसिड से इंसुलिन का क्या होगा, तो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसका निर्माण होता है और मेडिकल में भी ये चीज आपको मिल जाएगा। तो जिसमें ग्लूकोज लेवल हमारा यहां पर हम कहेंगे बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, उनको इंसुलिन बराबर देना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कह रहा है कि माताजी और शिशु के बीच में गले लगाना या मेरे में चुमन करना, यानी कहने का मतलब है, आप समझ रहे हैं, किसिंग की बात कर रहा है। तो जो बच्चा होता है, शिशु होता है, अपने वो गले में लगाता है और उसको चूमने की बात कर रहा है। तो कहता है कि बताइए निम्न हार्मोन में से किस में मोचन को प्रेरित करता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, लव हार्मोन की बात करते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा लव हार्मोन होता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा जो होता है ये फीलिंग्स पैदा करता है। ये लव हार्मोन हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसा हार्मोन है, तो कहेंगे हमारा लव हार्मोन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा कि आप मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्से में है, कुछ भी अगर कोई गला मिल लेता है तो देखिएगा, या फिर शरीर को इस तरह से अगर कोई सहला देता है तो देखिएगा उससे क्या होगा, तो ये हार्मोन जब सिक्रेट करने लगता है तो देखिएगा वैसे में क्या होगा, तो आपको थोड़ा अच्छा वाला फीलिंग आता है। तो इसी हार्मोन के सिक्रेशन से हमारा होता है, और इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा जो डिस्कशन था वो आपका यहीं पर एंड होता है। बाद बाकी हम सभी लोग से कहना चाहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं लाइव, आप सभी लोग, मेरे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए और डेप्थ में आपको एक्सप्लेनेशन देते, उतनी अच्छी तबीयत नहीं हुई ठीक, फिर भी हमने आपका डिस्कशन यहां पर आज लिया। मेरे भाई आगे भी आपको कंटिन्यू रखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जितने लोग लाइव देख रहे हो सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कर देना, जितने लोग देख रहे हो, और कल से थोड़ा और डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। कोशिश करेंगे करेक्ट वे में करेक्ट चीज आपको बताते चले जाए, क्योंकि 40 क्वेश्चन करना रहता है और लगातार क्वेश्चन का डिस्कशन आपका चलता है। तो अभी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी हमने आपका क्लासेस लिया, चूंकि आपकी एग्जामिनेशन है। आप समझिए कि मेडिसिन खा करके भी आपकी हम क्लासेस ले रहे हैं। तो हमारा क्या स्थिति है कि लगातार खड़े होकर कितनी सारी क्लासेस चल रही हैं, सभी क्लासेस को मैनेज करना, और डेली रूटीन पर हमको अपने आप को स्वस्थ भी रखना होता है। आपकी तरह नहीं है कि कुछ देर हम बैठ भी जाएंगे, हमको खड़ा भी रखना होता है। तो हम कोशिश करेंगे और भी डिटेल में आपकी क्लासेस आपको प्रोवाइड करते रहें। बाद बाकी आप अपने तैयारी को बेहतर बनाए रखिए, आपका सिलेक्शन उसी में है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग सेशन को जरूर लाइक करके जाएगा, और मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेगा। बाद बाकी हमारा काम है मेरे भाई पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। अगर आपको बहुत प्यार है तो आप प्यार की भावना से डेली मेरी क्लासेस को कीजिए, मैं आपको लिख करके देता हूं। अगर इस क्लासेस को डेली कंटिन्यू करते हैं, 40 क्वेश्चन का डेली वेरिएशन आपको मिलेगा। एक आध क्वेश्चन रिपीट भी कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपके वैसे क्वेश्चन रहते हैं कि जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन हम डेली नाइट में कराते हैं ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीसीएस वगैरह का ही पूछा हुआ रहता है। तो ये आपको बहुत फायदा करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर यूट्यूब पर हल्का क्वेश्चन कहे नहीं कराते हैं। अरे हल्का क्वेश्चन कराने के लिए जाएंगे, तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा। तुम ऐसा क्वेश्चन पढ़ो जिससे तुम्हारी थ्योरी भी तुम्हारी क्लियर होते चले जाएगी। वैसा काम करो ना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम अगर तुमको कह रहे हैं करने के लिए, उसका मतलब समझ लेना कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। हाँ, जो चीज नहीं होगा उसके लिए हम कभी रिकमेंड नहीं करेंगे, तुम्हारा टाइम क्यों खराब करेंगे। एज ए टीचर हमारा हमेशा दायित्व बनता है कि सही चीज के लिए आपको हमेशा फोकस करें, वही चीज हम बता के चले जाएं जो आपको काम आ जाए।
ठीक है। बाद बाकी इसमें जो भी क्वेश्चंस रहते हैं सब आपके काम का ही रहता है, कोई बेकार क्वेश्चन नहीं रहता है। आप इसको करिए और कभी डिमोटिवेट भी नहीं होना। लगातार मेहनत, जो लगातार मेहनत करते हो कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते हैं। लगातार मेहनत कीजिए और अपने आप को सोचिए कि ये इंसान ही करेगा और यही इंसान रिजल्ट देगा। अपने पर विश्वास रखिए, आपका विश्वास आपका रिजल्ट है। बस ये सोच करके मेहनत कीजिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपके रिजल्ट को रोक सकती है, वो आपके पास आएगी ही आएगी। बस अपने पर विश्वास रखना, यही बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, चलिए गुड नाइट। थैंक यू मेरे भाई, जितने लोग जुड़े और सभी लोग सेशन को जरूर लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।